हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर अर्थशास्त्र का वीडियो पर डे सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आज हमारी जो चर्चा है वह राजस्व एवं राजकोषीय नीति या फिर घाटा है। तो इसी पर वीडियो होने वाला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से यानी कि जीएसटी से प्राप्त होता है। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है? तो जो है ब्याज का भुगतान। राजस्व व्यय का एक उदाहरण क्या है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी जो हैं यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शक्तिकांत दास जी थे। किसने? कौन? तो शक्तिकांत दास जी। ठीक, और यहाँ पर यदि बात करते हैं अभी चल रहा है 16वां वित्त आयोग। ठीक है, कौन सा? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है तो निवेश गुणक। किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है तो संपत्ति कर। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? असामान्य लाभ कहलाता है। एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान सामान्यतः जो है 1 से अधिक लेकिन जो है 0 से कम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। ठीक है, वह सरकारी संगठन जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक होता है उसको सेबी कहते हैं। ठीक है, वह प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा 0 होता है जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। तो भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा 0 होता है। प्राथमिक घाटे के बराबर होता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सरकार की नीति है तो राजकोषीय नीति है। सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस जो है गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां सूत्र का उपयोग किया जाता है। सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है तो राजस्व घाटा क्या इंगित करता है? तो राजस्व घाटा इंगित करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है तो राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व व्यय का उदाहरण क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है यह राजस्व व्यय का उदाहरण है। ठीक, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता एक हिस्सा है किसका? राजस्व प्राप्ति का। ठीक, राजकोषीय तटस्थता तब होती है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। सरकार घाटे को करों को बढ़ाकर या फिर व्यय को घटाकर कम किया जाता है। जो सरकार घाटा होता है उसको कर को या तो बढ़ाया जाएगा या फिर व्यय को घटाया जाएगा। ठीक,
राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता ही राजकोषीय घाटे की परिभाषा होती है। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सचिव यानी कि राजस्व के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है तो राजस्व विभाग। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है तो राजकोषीय नीति कहा जाता है। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में शामिल होता है तो राजकोषीय प्रोत्साहन। ठीक, सरकारी खर्च के स्रोत हैं तो ऋण का विस्तार। यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब क्या होता है? देश के घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे हैं, यही जो है देश का व्यापार घाटा होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है उसको लैफर वक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं किसके? तो राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः क्या होती है? तो राज्यों को अनुदान होता है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है तो आयकर से संबंधित है। ठीक, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज भुगतान है। ठीक, वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम यानी कि आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व तो होगा किसके पास? तो वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। ठीक, भारत में सकल घरेलू बजटों का जो है सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी तो वीपी सिंह के द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें जो हैं आधारित होती हैं तो थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है तो किसने? विजय केलकर समिति ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है तो मार्ग कर यानी टोल टैक्स। मोड विट संबंधित है किससे? मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट कर से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया गया था कोल्डोर ने। ठीक है, कोल्डोर ने दिया था। वह कर जो संघ द्वारा लगाया या वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। ठीक, केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया। ठीक, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? तो जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर जो है 17%। ठीक, खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है तो आयकर। अप्रत्यक्ष कर है तो बिक्री कर। केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो मनोरंजन कर जिसको राज्य सरकार लगाती है। ठीक, वर्षों 2009 एवं 10 में संघ सरकार की कर आय का सर्वप्रमुख साधन क्या रहा था? तो निगम कर जिसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। वर्तमान में जीएसटी का 33% ठीक है हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष कर है तो आयकर।
वैट लगाया जाता है तो उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों में जो है वैट लगाया जाता है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी कितने प्रतिशत? 32%। और 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42%। ठीक। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है तो राज्य सरकारों द्वारा। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का जो है प्रमुख साधन क्या रहा था? निगम कर, जो कि जीएसटी निगम कर 2019-20 में राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है तो निगम कर। आयकर छूट नहीं है तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना जो है यह आयकर छूट नहीं है। सेन वैट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्ति हुई थी निगम कर से, ठीक है, और वर्तमान में जीएसटी से। निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है तो सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर केवल संघीय सरकार के लिए होता है तो सीमा शुल्क और निगम कर जो होता है वह केंद्र सरकार के लिए होता है। एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है उनको उत्पादन कर कहते हैं, उत्पाद कर कहते हैं, आय कर कहते हैं। ठीक है, आय पर उपकर और तटकर। ठीक। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात किसका है? तो राजकोषीय घाटे का है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। तो संपदा कर जो होता है वह एक प्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न है, वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है उसको कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर कहते हैं। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था तो सामूहिक कर का, और वर्तमान में क्या है? तो जीएसटी का है। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल यानी कि सीवरेज का वित्त पोषण किस राजस्व से होगा? वह है तो संपत्ति कर है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर क्या है? तो 0.50% है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज की अदायगी है। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम जो है होती है आगम व्यय से, ठीक है, रेवेन्यू से। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले करों को जो है जाना जाता है तो सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो राजकोषीय घाटे का है। वर्ष 2000-2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था 5.1% पर। ठीक है, वर्ष 23-24 में 22-23 में जो है 6.4 पर रखा गया। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान जो है 42% रहा और 19-20 में जो है 25%। वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था तो कितना? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। तो यहाँ पर कुछ करेंट्स के क्वेश्चन हैं। करेंट्स का मतलब ये है कि जिस समय पूछे गए थे उस समय के प्रश्न हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है तो ऊर्जा पर। ठीक है, 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था तो जम्मू तथा कश्मीर ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि समयावधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद जो है ब्याज का भुगतान रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो जीडीपी का 5.5% और 2019-20 में क्या रहा 3.3%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा तो सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए 0%। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है तो घरेलू उधारों से। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर जो है प्राप्त होता है तो प्राथमिक घाटा। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 49%, वर्तमान में 74%। ठीक। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा 30.5%। ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42%। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है तो तटकर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? करों का राज्य एवं केंद्र सरकार में बंटवारा करना। ठीक। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है तो जनसंख्या पर। 14वें वित्त आयोग में 50%। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समय अवधि क्या रही थी? 2010 से 15 तक। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संस्तुति की गई तो 32.0%। ठीक है। और 14वें में 42%। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य जो है अंश कितना होगा तो 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य में केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है कैसी? मुद्रास्फीति की। ठीक। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय का है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है तो 2007-8 में और वर्तमान में 8.5%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही हैं की संख्या कितनी है? 114। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद क्या है तो ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए 68%। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 में जो है के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई थी 2003-4 में। संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था तो उत्पाद कर, वर्तमान में जीएसटी का संबंध है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 में।
जिला शाख योजना बनाई जाती है तो लीड बैंक के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। सेवा कर है तो प्रत्यक्ष कर है। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य क्या है? टोबिन टैक्स। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं, उनको आयात निर्यात कर एवं निगम कर कहते हैं। मॉडवेट योजना का उद्देश्य क्या है? तो कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए। एक अप्रत्यक्ष कर है तो वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा 1% TDS और उपहार कर भी होगा, जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा, ठीक। भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से होने वाली आय पर 30% आयकर लगाया जाएगा। भारतीय संविधान के 101वें, ठीक है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया, ठीक है। वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगेंगे तंबाकू एवं तंबाकू पदार्थ पर। जब सामान्य ब्याज पर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो कथन सही होगा। अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या है? निवल अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है तो आयकर। किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने निम्न के लिए फॉर्म 26AS नामक नया फॉर्म प्रस्तावित किया है तो करदाताओं के लिए। भारत में मूल्य वर्धित कर लाया गया था 2005 में, यानी वैट का, ठीक है। वैट कब लाया गया था? तो 2005 में। इस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है निर्मित उत्पाद पर। ऑक्ट्रॉय है तो एक टैक्स है। निम्न कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है तो माल एवं सेवा कर। वस्तु या फिर सेवा पर GST लागू नहीं है तो शराब, ठीक है। शराब ऐसी चीज़ है जिस पर GST लागू नहीं है। निम्न कर को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पर। निम्न करों का समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है। उत्पाद कर, सीमा शुल्क एवं आयकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान इसके द्वारा किया जाता है तो दर्शक के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्न कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी तो प्रगामी कर। सेन वेट संबंधित है तो उत्पाद शुल्क से। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है तो आय पर। सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का एक साधन है तो राजकोषीय। एक प्रत्यक्ष कर है तो संपत्ति कर। भारत में निम्न एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी। मूल्य वर्धित कर को लागू किया जाता है तो मूल्य पर। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। GST के संदर्भ में तथ्य सही है तो GST नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। निम्न को पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसको कार्बन कर या फिर कार्बन टैक्स कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सुगम कर जो है आयकर से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत एक सामान्य बाजार बन गया है।
कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से वित्तीय नीति के रूप में जाना जाता है। जीएसटी परिषद में सदस्य हैं कितने, तो 33 सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है, तो 28% है। ठीक है, ऑनलाइन गेम हो गया, ठीक है, जुआ हो गया या अन्य कुछ हो गया जैसे कि लॉटरी हो गया, इन पर 28% जीएसटी लगेगा। भारत का प्रमुख राज्य कर क्या है, तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, तो कुल व्यय माइनस जो है ब्रैकेट में राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है, तो राजकोषीय घाटा। ठीक, हमारा आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, सीमांत राजस्व है, तो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर जो है प्राप्त राजस्व को जो है क्या कहा जाता है, सीमांत राजस्व कहा जाता है। तो यह जो है राजस्व विभाग या फिर जो है राजकोषीय घाटा जो था वीडियो कंप्लीट होता है। यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह मुद्रा एवं बैंकिंग या फिर जो है वित्तीय समावेशन की योजना पर होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।